राम राम सभी को। मैं सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेती है, करती नहीं है उनका काम। यूजुअली इसका काम जो होता है वो कंसल्टेंसी का रहता है, इंजीनियरिंग करने का रहता है और बाद में जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उस वो काम रहता है। सो और इंस्पेक्शन का काम रहता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो काम होता है जैसे रोड्स वगैरह हाईवेज वगैरह बनते हैं उनके ऊपर में। तो इस टाइप का कंपनी का काम है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है, लगभग 27 करोड़ 62 लाख रुपए। कंपनी का नाम है मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग। और ये कंपनी अब फ्यूचर में किस तरीके पास्ट में किस तरीके से चली है और फ्यूचर में किस तरीके से चल सकती है उसकी थोड़ा सा हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इसकी आरएचपी को देखते हुए। सो अगर आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है और 56 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। यहाँ पे कंपनी लगभग कितने 27 करोड़ रुपए उठा रही है और वैल्यू लगा रही है 98 करोड़, मतलब 100 करोड़ रुपए की खुद की वैल्यू लगा रही है कंपनी। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में आईपीओ से पहले 100% शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में लगभग कितनी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, आईपीओ के बाद में कितनी रह जाने वाली है। तो ये प्री शेयर होल्डिंग पैटर्न इसको हमने किया यहाँ पे पेस्ट किया एंड टोटल शेयर होल्डिंग इतनी रह जाने वाली है। आईपीओ से पहले 12 के आसपास में थी। 72% के आसपास में आईपीओ के बाद में शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है शुरुआत से ही, उनके पास में रह जाने वाली है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपनी जो है ये 2010 में ही शुरू हो गई थी, बट ध्यान देने वाली एक बात और है कि तब 2010 में ये कंपनी जो है एज ए पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में ये कंपनी आगे चल के पब्लिक लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया इसको 2023 के अंदर में, राइट। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सो 2023 तक ये कंपनी एज ए पार्टनरशिप फर्म की तरह ही काम करी थी। बाद में शेयर्स जो थे कंपनी के वो अलग अलग जो भी पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म्स के टाइम पे 2010 से उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, जितना पैसा जिसका लगा हुआ उस हिसाब से। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं अब कंपनी के बारे में कि कंपनी ये पैसे उठाना क्यों चाह रही है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट किया है फिर ये पैसे उठाने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों, रीज़न क्या है कंपनी के पैसे उठाने के पीछे। तो कंपनी बोलेगी टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, की कंपनी के ऊपर में खर्चा ज़्यादा है और फ्यूचर में और खर्चा बढ़ने वाला है, तो जिसका पैसों की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, बाकी और कोई रीज़न कंपनी के पास में है नहीं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक हमें एग्जैक्ट कुछ रीज़न यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है कि कंपनी को पर्टिकुलरली ऐसे कुछ पैसों की ज़रूरत है इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, और ऐसे ऐसे कंपनी फंस चुकी है कहीं पर, क्योंकि कंपनी का फंसना भी दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी एंगल से। अगर कंपनी की हम आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट में देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी के जो फंड्स हैं अच्छे तरीके से कंपनी कमाई कर भी रही है। पहले पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में कमाई कर रही थी, फिर अचानक से पब्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई, फिर पॉजिटिव रिजर्व्स, नेगेटिव रिजर्व्स थे, नेगेटिव रिजर्व कंपनी ने कमाई की, उसके अंदर पॉजिटिव्स हो गए। तो यहाँ पे कुछ खास हमें रीज़न नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से कंपनी को पैसों की यहाँ पे ज़रूरत है। सो एक मेड अप रीज़न नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के जो अभी तक की जो कमाई है वो किस तरीके से किस हिसाब से चली है उसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रेवेन्यू जो हो रहे हैं वो 26 करोड़ 2022 में, फिर 34 करोड़ और 40 करोड़ इस साल 2024 के अंदर में। तो रेवेन्यूज तो अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी के अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अगेन एन इश्यू। कंपनी के जो लोन है वो ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है, लगभग आज के दिन 4.5 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर में लोन है, जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर में कंपनी अपना लोन जो है चुका भी सकती है। बिकॉज करंट लाइबिलिटी वाला जो सेक्शन है, ये जो लोन वाला सेक्शन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3 करोड़ रुपए की, ये कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुका भी सकती है। सो लोन अच्छा खासा ठीक ठाक चुक जाएगा, उसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट्स होते हैं फ्यूचर में और भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं अब कंपनी की आरएचपी के ऊपर में एक बार नज़र डाल लेते हैं पहले कि उसमें क्या दिक्कतें हमें नज़र आती हैं पर्सनल लेवल के ऊपर में। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर में कंपनी 19 करोड़ रुपए यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि कंपनी बोल रही है मुझे यूज़ करने हैं 19 करोड़ रुपए। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के ऊपर में ये कुछ केसेस आज के दिन हो रखे हैं फाइल्ड अगेंस्ट आवर प्रमोटर्स। 12 केसेस हैं जिनके अंदर में से कंपनी लगभग कितने 58,000 रुपए इंक्लूडेड हैं। नुकसान हो सकता है प्रमोटर्स का अगर केसेस हार जाते हैं, तो लिटिगेशन हार जाते हैं, तो कुछ खास यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी ने किस तरीके से पूरे किए हैं, तो
कंपनी के जो 127 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 116 प्रोजेक्ट्स कंपनी ने खुद इंडिपेंडेंटली कंप्लीट किए हैं। बाकी 11 प्रोजेक्ट्स वो जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, एमओयूज के थ्रू किए हैं। जब कोई भी दो कंपनियां आपस के अंदर में एक सिंगल प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हैं तो वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाती हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, कौन सी कंपनी क्या काम करने वाली है, किस तरीके से प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, कौन सिग्नेटरी रहेगा अप्रूवल के लिए। मतलब दोनों कंपनियों में एक एक बंदा अप्रूव किया जाता है कि ये हमारा जो है फाइनल अप्रूवल इसी बंदे का माना जाएगा। इस टाइप से एमओयू एक साइन होता है। उस एमओयू के साइन होने के बाद में ही कंपनी जो होती है जॉइंट वेंचर के थ्रू प्रोजेक्ट्स लेती हैं। तो यहाँ पर आज के दिन 45 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, जिसमें से 22 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली आज के दिन चल रहे हैं, जो कि आधे पूरे हो चुके हैं, आधे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। बाकी जो 23 प्रोजेक्ट्स हैं वो जॉइंट वेंचर्स के थ्रू है। लगभग आज के दिन जितने भी प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास में हैं उनका जो ऑर्डर बुक है वो 78 करोड़ रुपीस का आज के दिन एट प्रेजेंट है। तो अगर कंपनी की हम फाइल को देखते हैं पुरानी, तो 40 करोड़ तो पिछले साल कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स कमाए थे और अभी ऑर्डर बुक 78 करोड़ की है। तो उस हिसाब से अगर देखा भी जाए तो कंपनी लगभग 15% के आसपास में नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है। सो 78 करोड़ का 15% होता है, लगभग कितना हो गया, 12 करोड़ के आसपास। सो कंपनी 12 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट्स अपने ऑर्डर बुक को कंप्लीट करने के बाद में फिर कमा लेगी, जो कि कंपनी पूरी जो वैल्यू लगा रही है खुद की 100 करोड़, उसके हिसाब से जो है काफी ज्यादा कुछ भारी नहीं है अमाउंट, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा कुछ प्रॉफिट कंपनी की ऑर्डर बुक की वजह से देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं जो भी कंपनी ने वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, कंपनी जहाँ पे जो ऑफिस है मेनली वो कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है, वो लीज पर ही है। इसी के साथ में अगर कंपनी के हम लोग एक जो मेरे को सबसे बड़ा इश्यू नज़र आया है वो इस कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स में नज़र आया है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कंपनी की रिजर्व्स, ये रिजर्व्स वाला जो सेगमेंट है ये नेगेटिव था, राइट। उससे पहले तो था ही नहीं क्योंकि पार्टनरशिप फर्म थी, फिर यहाँ पर ये नेगेटिव बना, फिर ये अचानक से कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स कमाया 6 करोड़ के आसपास में, तो ये रिजर्व जो है पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब ये जो पैसा है कंपनी ने अचानक से प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद में ये जो पैसा है कहाँ है, तो ये सीधा का सीधा कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल 7 करोड़ से 16 करोड़ रुपए बढ़ गए। ये मेरे को काफी नेगेटिव पॉइंट लगा। कंपनी का अचानक से रिजर्व्स पॉजिटिव होता है और वो भी ट्रेड रिसीवेबल वाले सेगमेंट के अंदर में। और यूजुअली उससे पहले अगर देखा जाए तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है नॉर्मल चल रहा है। तो अचानक जब जिस ईयर में कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसी ईयर के अंदर में कंपनी अचानक से तो खतरनाक प्रॉफिट करती है और उसी में ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के बढ़ जाते हैं। जो मैक्सिमम जो पैसा कंपनी का लगा होता है पूरी बैलेंस शीट के अंदर में से वो ट्रेड रिसीवेबल्स में से फंस जाता है। ये एक काफी मेरे को नेगेटिव पॉइंट नजर आता है। बट यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल को कंपनी बता रही है कि ये एक साइकिल के थ्रू ही है। पिछले साल का भी अगर देखते हैं तो 6 महीने से 1 साल के बीच में यहाँ पे 3-3 करोड़ रुपए के आसपास में फंसे हुए थे, बट वो रिकवर होके इस साल जो है 6 महीने पुराने 13 करोड़ रुपए है। इसका मतलब कंपनी बताना चाह रही है कि हमारे मैक्सिमम पैसे जो हो रहे हैं वो रिकवर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पैसा है भी यहाँ पर जो भी अभी भी अटका हुआ है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास में, जो कि 1 से 2 साल पुराना अटका हुआ है। तो हो सकता है प्रोजेक्ट कंप्लीट अभी तक हुआ ना हो, कंपनी ने जो रिसिप्ट्स हैं वो काट दी हो और पैसा वहां से आया नहीं है। बट ये काफी एक नेगेटिव पॉइंट लगता है कि अचानक से इतना ज्यादा बढ़ावा आ जाना ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, अचानक से रिजर्व्स का बढ़ जाना, नेट प्रॉफिट्स आ जाना, ये एक कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है कंपनी के अकाउंटिंग के ऊपर में कि ये मेड अप अकाउंटिंग है या फिर असलियत में कुछ रेवेन्यू यहाँ पर हुआ है, राइट। रिसिप्ट्स कटी भी है या फिर सिर्फ रिसिप्ट्स ही कटी है, तो एक क्वेश्चन मार्क वहां पर लग जाता है थोड़ा सा। तो ये मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है पूरी कंपनी के अंदर में। बाकी अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू अगर कंपनी का लेते हैं तो एक कंपनी है जिसके अंदर में काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स लोग काम करते हैं, लगभग 300 के आसपास में प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। ऐसा कंपनी आरएचपी में बोल रही है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। और उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किराए का है और वो प्रोजेक्ट्स लेती है अलग अलग जॉइंट वेंचर्स के थ्रू और डायरेक्टली भी, और उनको कंप्लीट करती है। साइट्स के थ्रू ही कंपनी यूजुअली साइट पे ही रहते हैं कंपनी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं और साइट को ही देखते रहते हैं। वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, इंजीनियरिंग, जो भी प्रोजेक्ट कंपनी लेती है उसको एक रूट मैप बनाती है। रूट मैप को बाद में दूसरी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो फॉलो करती है और ये कंपनी उसके ऊपर नज़र रखती है। ये बेसिक कंपनी का काम है।
और इसको आगे से आगे अब तक का 78 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा ऑर्डर बुक भी मिला हुआ है। अब फ्यूचर में किस तरीके से रहेगा, ये आईपीओ आने के बाद में कंपनीज की रेपुटेशन बढ़ जाती है, तो हो सकता है इसके प्रोजेक्ट्स और भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। बट अभी के हिसाब से मेरे को एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो हमने अभी डिस्कस किया। और अब थोड़ा सा एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कंपनी के पी और पीबी रेशियो को। तो यहाँ पे कंपनी की 6.7 करोड़ की नेट प्रॉफिट, 98 करोड़ का वैल्यू है। 98 डिवाइडेड बाय 6.7, यहाँ पे 15 का पीई रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर कंपेयर करते हैं रुद्रा अभिषेक इससे अच्छी कमाई कर रही है और इससे भी अच्छा कमाई कंपनी कर रहा है। नेक्स्ट अगर पीबी रेशियो के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पर नेटवर्थ 17 करोड़ की है और कंपनी और पैसे उठा रही है 27 करोड़। सो यहाँ पे लगभग 44 करोड़ के आसपास में कंपनी की नेटवर्थ हो जाएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2.3 के आसपास या 2.2 के आसपास का पीबी रेशियो बनता है। इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 2.4 और 1.6। सो पीबी रेशियो और पी रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए कंपेरेटिवली तो कंपनी अपना प्राइस जो है ठीक ठाक प्राइस के ऊपर में लेके आई है। थोड़ा सा मतलब मार्जिन छोड़ा है इन्वेस्टर्स के लिए कंपेरेटिवली, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने के कंपैरिजन बेसिस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर कंपनी के प्राइस को स्टॉक मार्केट शिफ्ट कर सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है कंपेरेटिवली देखा जाए तो। बाकी अगर कंपनी की आरएचपी को अगर रीड करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन का भी डाउट क्रिएट होता है, राइट, जैसे कि हमने भी चर्चा किया था। तो यही पूरे एनालिसिस है जो लिमिटेड एनालिसिस किया उसके हिसाब से कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म ठीक लग रही है कंपनी। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ में प्राइस शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद में कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि ये प्राइस जो कंपनी का जो प्राइस है वो स्टेगनेंट हो जाए, रुक जाए, या और कंपनी हो सकता है मैनिपुलेशन में कंपनी के अंदर में मैनिपुलेशन भी हो सकता है, चांसेस हैं, बिकॉज कंपनी छोटी है, 100 करोड़ की कंपनी है। सो इसको मैनिपुलेट कर पाना भी आसान हो सकता है किनके द्वारा, ऑपरेटर्स के द्वारा। फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस कर ले, वो जो भी कहें उसके हिसाब से अपने को काम करना है और इसके अंदर में और रिसर्च करके ही फाइनल डिसीजन बनाए। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।